एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये जो प्लेलिस्ट हमारा चल रहा है डीएसए का पूरा सीजन विद सी प्लस प्लस। तो आज सी प्लस प्लस के बेसिक्स के बारे में सीखेंगे कि एक्चुअली सी प्लस प्लस है क्या और सी प्लस प्लस में क्या चीज़ें हमें कवर करना चाहिए ताकि ये जो पूरा सी प्लस प्लस का जो जर्नी होगा डीएसए का वो हम आराम से समझ पाएँ। तो आज का पूरा क्लास सीएसएस के फंडामेंटल्स पर है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सी प्लस प्लस होता क्या है, व्हाट इज सी प्लस प्लस। तो अगर हम बात करें सी प्लस प्लस होता क्या है तो इसको इजी वे में समझो कि सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पावरफुल है और जिसका जनरल पर्पस है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मतलब नॉर्मली हम अपने लाइफ में जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, गुजराती में, तो ये सब क्या है, एक लैंग्वेज है जिससे एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा है। उसी तरह जब हम किसी कंप्यूटर मशीन से बात करना चाहते हैं तो वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज होते हैं, जावा होता है, पाइथन होता है, सी प्लस प्लस होता है। तो उसी तरह सी प्लस प्लस भी एक लैंग्वेज है जिसके हेल्प से हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में बात कर पा रहे होते हैं। ये एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके हेल्प से हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर वर्क कर रहे होते हैं। अगर बात करें ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1980 में बजाज स्टार्टअप के द्वारा, जो यूज़ किए थे सी के कंसेप्ट को और उसी के एक्सटेंशन, उसी में कुछ चीज़ों को ऐड करके सी प्लस प्लस को लॉन्च किया था, जो 1980 में जाके इंट्रोड्यूस हुआ था। अब बात करते हैं इसके मेजर पॉइंट की कि क्या मेजर पॉइंट्स थे। तो ये अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेचर के लिए जाना जाता था। मतलब क्या था कि सी लैंग्वेज में हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नाम का नेचर नहीं था, वहाँ पे चीज़ें नॉर्मल काम करती थी। पर सी प्लस प्लस में हर एक चीज़ को ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम लोग काम करा सकते थे। उसी को ये इन्हेंस करने के बाद फाइनली ये सी का एक्सटेंशन वर्जन बना जिसका नाम है सी प्लस प्लस। ये प्लस प्लस बता रहा है कि एडिशनल फीचर्स हुआ है सी के लैंग्वेज में। अब इस पूरे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं इसके हेल्प से, तो समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, गेम्स, सिस्टम डिज़ाइन और परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म, हाईली परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ हम सी प्लस प्लस के हेल्प से बना सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सी प्लस प्लस एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके हेल्प से हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आराम से बना सकते हैं। अब ये मेजरली यूज़ करते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए, जब भी हम सिस्टम को डिज़ाइन करने का प्रोग्राम करते हैं, गेम डेवलपमेंट, जब भी हम कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म बना रहे होते हैं, और यहाँ तक कि किसी भी सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा जो इन्हांस करना होता है तब भी हम सी प्लस प्लस का यूज कर रहे होते हैं। तो अब बात करते हैं सी प्लस प्लस के सबसे मेजर फीचर्स के बारे में कि कौन कौन से फीचर्स के कारण सी प्लस प्लस सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांड पर है। तो अगर सबसे पहला फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, आप ऐसे समझो कि हर एक चीज़, हर एक वस्तु एक ऑब्जेक्ट है। और सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम जब क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट यूज़ कर रहे होते हैं तो ये सारी जो प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग वो सब हम यूज़ कर पा रहे होते हैं। दूसरा होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। अब ये क्या होता है, जब भी आप किसी कोड को लिखते हैं और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में वो सेम परफॉर्म करता है, उसी को बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। मतलब अगर आप विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके या लिनक्स या तो फिर मैक, सब ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम कोड लिखते हैं और सेम आउटपुट आपको आता है तो वो कहलाता है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। तो उसी तरह सी प्लस प्लस भी एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। अब बात करते हैं इसकी फास्ट एंड एफिशिएंट। ये एक फास्ट एंड एफिशिएंट लैंग्वेज है जिसके हेल्प से हम एप्लीकेशन को फास्ट कर सकते हैं और उसका परफॉर्मेंस एफिशिएंट मैनर में ला सकते हैं। अब बात करते हैं रीच लाइब्रेरी सपोर्ट की। अब ये क्या होता है, अब बात कर रहे होते हैं रीच लाइब्रेरी सपोर्ट की। ये क्या होता है, ऐसे समझो कि हमारे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में अनेकों लाइब्रेरी है जिसके हेल्प से हम बहुत बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसमें हमारे पास प्री बिल्ट फंक्शंस होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर के फंक्शन होते हैं जिसके हेल्प से हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और ये मिड लेवल लैंग्वेज होता है।
ऐसे जनरली सी प्लस प्लस को हाई लेवल लैंग्वेज कहा गया है, पर मिड लेवल इसीलिए कि इसके पास मैंने पहले ही बता दिया कि सी प्लस प्लस सी का एक्सटेंशन है, और सी लैंग्वेज जो था उसमें हम नॉर्मली कम काम कर पा रहे थे, लेकिन सी प्लस प्लस के बाद हाई लेवल फीचर्स तो है, लो लेवल फीचर्स को भी रखता है, और इन दोनों को कंबाइन करके उसे जो बोला गया है वो बोला गया है मिड लेवल लैंग्वेज। अब हम समझते हैं कि सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग का पहला हम कोड लिखते हैं या पहला जो फाइल बनाते हैं प्रोग्राम फाइल का, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो सबसे पहला है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसका मतलब ऐसा समझो कि जब भी कोई फाइल या जब भी कोई चीज़ आप बनाते हो तो उसके लिए आपको पहले रिक्वायरमेंट आपकी इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपको कोई खाना बनाना है तो आपके लिए आपके पास सारा आइटम्स होना चाहिए जिसके हेल्प से आप बना सकते हो। उसी तरह अगर आप किसी फाइल में सी प्लस प्लस का कोड लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को इंक्लूड करना होता है, हैच, फिर हेडर्स फाइल का लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं। हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि हम कौन सा चीज़ों को ऐड करते हैं, बट अभी के लिए ये। और दूसरा होता है मेन फंक्शन। अच्छा, ये मेन फंक्शन क्या है? अगर हम बात करें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मेन फंक्शन आप ऐसा समझो कि वो ऐसा फंक्शन है जिसमें उसके अंदर जो कोड लिखते हैं वही रन करता है। मतलब मेन फंक्शन ये आपको बताता है कि मेजर जो काम जो पूरा कोड का जो स्टार्ट हो रहा है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट हो रहा है। हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी बनाते हैं, बट वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी आपको मेन फंक्शन में कॉल करना होता है ताकि वो रन कर पाए। तो मेन फंक्शन ऐसा करो कि प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है, एक तरह से आपका एंट्री पॉइंट होता है जिसमें एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, और मेक श्योर कि हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करे। अब बात करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई वैल्यू लेना चाहते हैं, इनपुट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ता है कि कौन से वेरिएबल को आप क्या असाइन करना चाहते हैं, क्या इनपुट लेना चाह रहे हैं। तो उन सभी के लिए आप एक डेटा को स्टोर करने के लिए कंटेनर जो आप बनाते हैं या जो आप स्टोर करना चाहते हैं उसके लिए आपको डिक्लेयर करना होता है वेरिएबल का नाम। अब बात करते हैं इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। अब आप ही सोचो ना कि कोई आप प्रोग्राम लिख रहे हो और उसका सॉल्यूशन आपको चाहिए, बट क्या उसको चेक बिना इनपुट और आउटपुट के करेंगे? अगर बिना इनपुट का वो कुछ काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें अगर कोई भी प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें इनपुट स्टेटमेंट बताना होता है कि ये आपका इनपुट है और आपको ये आउटपुट देना है। तो मेक श्योर कि जो सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम है वहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट तो होना ही होना चाहिए। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर डायरेक्ट खाली नॉर्मली आउटपुट का स्टेटमेंट कर सकते हैं कि नहीं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना आप कॉज कर सकते हैं, बट वहाँ पे इनपुट या तो फिर आउटपुट कोई ना कोई स्टेटमेंट होगा ही होगा, वरना फिर आपको टर्मिनल पे कुछ शो ही नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट की। जैसा कि मैंने बताया था कि मेन फंक्शन जब आपका चलता है तो उसको कुछ ना कुछ रिटर्न वैल्यू दिया जाता है। तो वहीं पे हमें जब भी हम किसी भी फंक्शन को एंड कर रहे होते हैं तो उसको हम कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं ताकि वो फंक्शन है जो अपना पूरा प्रॉपर वर्क कर पाए, और फिर वो रिटर्न करके जो रिटर्न हमें देता है उसके बाद हम समझ पाते हैं कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर चुका है। तो अब समझते हैं कि हमारा सबसे बेसिक सा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जिसमें हम प्रिंट करने वाले हेलो वर्ल्ड, उसका जो पूरा जो कोड है यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसको लाइन बाय लाइन समझते कि एक्चुअली ये बोल क्या रहा है और क्या क्या चीज़ें ये कह रहा है। तो सबसे पहला लाइन है हैच इंक्लूड आयोस्ट्रीम। फर्स्ट का जो 2 लाइन है इसको आप समझो, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। मतलब ये इंक्लूड इसीलिए किए ताकि हमारा जो पूरा कोड है आराम से चल पाए। अभी मैंने बताया कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पे हैच इंक्लूड जो है वो है जो काम करने का काम करता है, इंक्लूड करने का। अगर आपको कोई भी लाइब्रेरी बाहर से इंपोर्ट करना है सी प्लस प्लस फाइल में तो वहाँ पे आपको लिखना होता है हैच इंक्लूड। अब ये आयोस्ट्रीम क्या है? आयोस्ट्रीम का मतलब है आई और आई स्ट्रीम। यहाँ पे आयोस्ट्रीम 2 टर्म से बना है, आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम। आई यहाँ पे इनपुट करने का काम करता है
और ओ यहाँ पे आउटपुट करने का काम करता है। तो इन दोनों को मर्ज करके आईओस्ट्रीम बोला गया। मतलब आईओस्ट्रीम के हेल्प से ही हम इनपुट एंड आउटपुट करने का काम पूरा प्रोग्राम में कर पाते हैं। अब बात आता है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। जब भी हम कोई भी प्रोग्राम फाइल बना रहे होते हैं C++, तो वहाँ पे जब हम ये कंटेंट लिखते हैं, इसका मतलब ये बता रहा है कि आने वाले कल में हम जो भी चीज़ें बना रहे हैं वो स्टैंडर्ड बना रहे हैं, और जितने भी लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस हुए हैं वो सब हम यूज कर पाए। अब आता है यहाँ पे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन बताता है कि ये प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। मतलब ये जो पूरा जो स्टार्टिंग है, यहाँ बोल सकते हैं स्टार्ट यहीं से हुआ है, स्टार्ट से। अब ये जो बाहर जो इंट लगा है वो क्या है? तो इंट है जो डेटा टाइप है। हर एक फंक्शन भी एक तरह से वेरिएबल होता है, उसका भी एक डेटा टाइप है कि इंटीजर। अब ये डेटा टाइप क्या है, तो डेटा टाइप हम आगे समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, पर अभी के लिए समझो कि मेन फंक्शन से ही आपका स्टार्ट होता है कोड एग्जीक्यूट करने का। उसके बाद है सी आउट। अब सी आउट क्या है, तो सी आउट भी समझो कि आउटपुट करने का काम करता है, और यहाँ पे सी आउट किए हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद रिटर्न जीरो किए। रिटर्न जीरो आपको बता रहा होता है कि ये जो फंक्शन आपका जो चला है वो सक्सेसफुली है जो एग्जीक्यूट किया है। और फाइनली ये जो आउटपुट देगा वो कुछ इस तरह देगा कि टर्मिनल पे आपको हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट करके दे देगा। लेकिन इसको समझने से पहले ये जो पूरा फाइल जब आप लिखोगे तो उसको लिखने के बाद उस फाइल का नाम मेक श्योर एक्सटेंशन उसका होना चाहिए CPP। C++ का जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं किसी भी फाइल में, तो उस फाइल का एक्सटेंशन .cpp होना ही चाहिए। मतलब अगर इस फाइल का नाम हम कुछ रखना चाहते हैं, तो लेट्स सपोज हेलो रखना चाहते हैं, तो hello.cpp यूज़ करना होगा। ये कुछ रूल्स होते हैं बनाने से पहले। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैच इंक्लूड करता है इंक्लूड इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम लाइब्रेरी यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड यूज कर रहा होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन को। इंट मेन बता रहा होता है कि एंट्री पॉइंट यहाँ पे, और सी आउट बता रहा होता है कि जो भी टेक्स्ट उसके अंदर लिखा हुआ है वो आउटपुट करने का काम करता है कंसोल पे यानी टर्मिनल पे। और रिटर्न जीरो बता रहा होता है कि सक्सेसफुली पूरा कोड है जो एग्जीक्यूट कर चुका है। तो अब समझते हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। अब वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या है, तो ऐसे समझो एक बेसिक एग्जांपल में कि वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें हम कुछ वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं, और जो स्टोर कर रहे होते हैं तो उसको बताना होता है कि आप इस टाइप का डेटा को स्टोर करने वाले हैं। तो ऐसा है, तो वेरिएबल कुछ नहीं है, वेरिएबल आर कंटेनर फॉर डेटा। डेटा को स्टोर करने के लिए कंटेनर है, और डेटा टाइप डिफाइन की डेटा का टाइप क्या है। अ वेरिएबल कैन होल्ड, मतलब वेरिएबल रख सकता है डेटा को, और उसके बाद वो हैंडल कर रहा होता है उसके मेमोरी को कि वो किस टाइप का डेटा को स्टोर कर रहा है। और ये सभी चीज़ें जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है एफिशिएंट प्रोग्रामिंग के लिए। जब भी हम कोई प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो वहाँ पे हम कंटेनर का यूज़ कर रहे होते हैं वैल्यू का स्टोर करने के लिए, ताकि हम और उस विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप कि डेटा कौन सा स्टोर हो रहा है, ताकि हमारा जो पूरा प्रोग्रामिंग है वो एफिशिएंट वे में काम कर सके। तो इसमें मेजरली हमारे पास जो है वो है जो 4-5 जो मेजरली यूज़ किए जाते हैं C++ में, वो मैं बता रहा हूँ। अब सबसे पहला आता है इंट। इंट बता रहा होता है इंट इज़ फॉर इंटीजर वैल्यू। जब भी आप कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं इंट डेटा टाइप की। लाइक यहाँ पे स्टोर हो रहा होता है होल नंबर। अब इंटीजर है जो होल नंबर स्टोर कर रहा होता है, ये है जो कोई भी डेसिमल नंबर वाला वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। मैक्सिमम इसको काउंटिंग एंड नॉन डेसिमल कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक नॉर्मली इंट इज इक्वल टू 25। अब इसको समझते हैं कि ये क्या है। तो जो इंट है वो बता रहा है कि डेटा का जो टाइप होने वाला है वो इंटीजर होने वाला, मतलब वो इंटीजर रखेगा। ये जो एज है ये है वेरिएबल का नाम, मतलब एज नाम का एक वेरिएबल है। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि ये कंटेनर है एज, जिसमें हम स्टोर किए हैं 25। मतलब एज एक कंटेनर है जो इंट टाइप का है, इंट डेटा टाइप का, जो हमेशा है जो इंट डेटा टाइप ही रखेगा। इसीलिए 25 भी एक इंटीजर है जैसा कि। अब उसी तरह आता है दूसरा फ्लोट। फ्लोट या डबल। अब फ्लोट और डबल क्या होता है, फ्लोट या डबल ऐसे समझो कि वो अब इंटीजर के साथ साथ डेसिमल पॉइंट भी रखने वाला है।
मतलब ये डेसिमल रखने का काम करता है, लाइक 2.5, 2.1 ऐसा कुछ। अब यहाँ पे आता है डबल ऑफ फ्लोट में क्या अंतर है। तो ऐसे समझो कि फ्लोट का एक लिमिट होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको नंबर कुछ रखना है अपने पास, तो फ्लोट का एक्सटेंशन वर्जन होता है डबल। जब फ्लोट का रेंज कम हो जाता है और आपको और भी बड़े वैल्यूज रखने होते हैं, तो वहां पे हम यूज कर रहे होते हैं डबल का। तो इंट और फ्लोट में मेजर एक ही डिफरेंस है कि इंट है जो इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर करता है, और फ्लोट जो है वो इंटीजर के साथ साथ उसके डेसिमल पार्ट को भी रखता है। अब आता है कैर। कैर ऐसे समझो कि कैर है जो हर एक सिंबल, हर एक कैरेक्टर को स्टोर कर रहा होता है, वो भी एक सिंगल कैरेक्टर को। लाइक अगर हम कैर लिख दिए और कुछ वेरिएबल का नाम ले रख दिए लाइक CH, और इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दिए 1, तो अब ये जो 1 है वो एक सिंबल की तरह काम करता है। लेकिन जब भी हम कैर है जो डिफाइन कर रहे होते हैं, तो उसके साथ जो वैल्यू हम रख रहे होते हैं, मेक श्योर कि वो सिंगल कोट्स के अंदर होता है। अब ये 1 है जो इंटीजर की तरह इंटीजर की तरह इंडिकेट नहीं कर रहा, अब ये 1 है जो एक सिंबल की तरह है, जो हमें बता रहा है कि एक है जो कैरेक्टर बन चुका है जिसका यूज हम कहीं और कर सकते हैं। तो एक तरह से ये बोल सकते हैं कि जब भी हम कोई लाइक वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं कैरेक्टर वे में, तो वो एक सिंबल की तरह काम करता है, एक स्ट्रिंग की तरह। जो वर्ड में एक चीज़ होता है ना, लाइक निखिल, तो NIKHIL, उन सभी को अलग अलग टुकड़ों में करके जो NIKHIL जो हुआ वो कैर हो गया, कैरेक्टर हो गया। इसको सिंगल कोट्स में हम डिफाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, लास्ट में सब में हम सेमीकोलन लगा रहे हैं। सेमीकोलन ऐसे समझो कि जब भी हम हिंदी के लैंग्वेज या इंग्लिश के लैंग्वेज में कुछ लिख रहे होते हैं, तो लास्ट में पूर्ण विराम, फुल स्टॉप जो देते हैं, उसी तरह जब हम प्रोग्राम का फाइल लिख रहे होते हैं लंबे लंबे, तो वहाँ पे हर एक सेंटेंस, हर एक पूरा पैराग्राफ के बाद लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं, ताकि वो बता रहा होता है कि यहाँ पे टर्मिनेट हुआ है ये पूरा लाइन। तो ये एक टर्मिनेटर है जो वहाँ पे समझाता है कि ये एक एग्जिट है वहाँ पे। अब आता है बूल। अच्छा, बूल क्या है? बूल फॉर बूलियन। बूलियन का मतलब है यहाँ पे दो मेजर कंपोनेंट्स, एक है ट्रू, एक है फॉल्स। ट्रू बता रहा होता है कि ये कंडीशन सही है, फॉल्स बता रहा होता है ये कंडीशन रॉन्ग है। ट्रू है जो 1 को इंडिकेट कर रहा होता है, और फॉल्स है जो 0 को इंडिकेट कर रहा होता है। ये मेजरली हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के में पूरा पढ़ाई करते हैं। जब भी हमें कुछ कंडीशंस का अप्लाई करना होता है जहाँ पे ट्रू और फॉल्स का कुछ कंसेप्ट होता है, तो वहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं बूल डेटा टाइप का। अब बात करते हैं कि इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन कैसे होता है। तो इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं दो मेजर लाइब्रेरी। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में हम इंक्लूड करते हैं आईस्ट्रीम लाइब्रेरी, ताकि इनपुट एंड आउटपुट अच्छा से हो सके। बट वो इनपुट एंड आउटपुट में भी हम दो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, सीन एंड सी आउट। सी आउट बेसिकली ये समझो कि सी आउट का काम ये है कि सी आउट के बाद जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं वो आपके कंसोल पर प्रिंट हो रहा होगा। और सीन में आप कुछ भी इनपुट करना चाहते हैं, लाइक कोई डेटा, कोई वेरिएबल का डेटा है जो स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सीन यूज करना होता है। लाइक नॉर्मल अगर इसको समझें तो कीबोर्ड से जब भी आप एंट्री लेते हैं कोई वैल्यू, तो वो काम है जो सीन से कर रहे होते हैं। इसके बाद आपको ये ऑपरेटर, सीन लिखने के बाद आपको ये 2 बार लिखना होता है, और उसके बाद ही है जो वो ऑपरेशन काम कर पा रहा होता है। उसके बाद हमेशा ये यूजर इंट्रैक्शन के लिए अच्छा होता है। अगर हम एक एग्जांपल समझें तो यहाँ पे इंट एज, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर किए एज नाम का, जिसका डेटा टाइप इंट होने वाला है, मतलब इंटीजर वैल्यू ये स्टोर करेगा। और वहाँ पे फिर प्रिंट की सी आउट इंटर योर एज, मतलब आप अपना एज बताइए कि कितना एज हो रहा है। और उसके बाद लिख दिए सीन एज, मतलब ये कंसोल पर प्रिंट होगा इंटर योर एज, और वहाँ पे हमें एज इनपुट करना होगा जो इंटीजर ये स्टोर कर रहा होगा। लाइक अगर हमने किया 20, तो ये 20 एंट्री हो गया। मेक श्योर कि सीन के बाद आपका ये डबल एंगुलर ब्रैकेट होना चाहिए। उसी तरह फिर आता है आउटपुट में सी आउट। यहाँ पे हम नॉर्मली जो भी चीज़ों को प्रिंट करना चाहते हैं अपने कंसोल में, वो काम करने हैं, मतलब जो भी डेटा को हम सेंड करना चाहते हैं स्क्रीन पर, उसके लिए यूज करते हैं। इसके बाद आपको ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं टू इंसर्ट डेटा इनटू द आउटपुट। आउटपुट प्रिंट करने के लिए हमें सी आउट के साथ ये वाला लिखना होता है, ये सिंबल। और ये जब भी हम मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं इस कंसोल पर, तो ये यूज़ कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमने नॉर्मली कहा सी आउट योर एज इज। अब यहाँ पे डबल कोट्स यूज़ किया। डबल कोट्स का इंडिकेट मतलब है
कि जो भी डबल कोट्स के अंदर है सेम टू सेम वो प्रिंट होगा आपकी कंसोल पर। और उसके बाद एज प्रिंट कर दिया, तो एज में अगर आपने जो भी इनपुट किया था वो आपको यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और ईयर सोल्ड वापस से यहाँ पे डबल कोट्स है, इसका मतलब है कि यहाँ प्रिंट होगा योर एज इज, जो भी आप इनपुट किए लाइक 20 मैंने किया था, तो योर एज इज 20 ईयर्स ओल्ड। तो ऐसा ही कुछ होगा। ये सारा अभी थ्योरी चल रहा है, अगर आपको प्रैक्टिकल सीखना है तो नीचे कमेंट करें। एंड अगला जो सेशन होगा, जो आगे का सीरीज होगा, वो फुल्ली प्रैक्टिकल होगा, तो घबराइएगा मत। आज सिर्फ C++ के फंडामेंटल्स को कवर कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें पता होना चाहिए एज अ स्टार्टिंग ऑफ आवर जर्नी। तो आज का सेशन यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये C++ एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अपने कॉलेज लाइफ में हमेशा आता है। और इसको हम बहुत ही डीप लेवल पे इस पूरे यूट्यूब सीरीज़ में हम DSA विद C++ पूरा सीखेंगे, जिसमें हम अलग अलग चीज़ों को सीखेंगे कि कैसे जो ऑपरेशंस करते हैं, कैसे एरे पे क्वेश्चन करते हैं, और कुछ ऐसे इंटरव्यू के क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो अगर आपको ये पूरा कंटेंट और ये पूरा सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो हमें लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।